हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एसएससी के अध्यक्ष अभी बने हैं राकेश रंजन जी। ठीक है, तो देखिए जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसने राकेश रंजन को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? एस किशोर। पहले कौन थे एसएससी के जो अध्यक्ष थे? एस किशोर थे। एस किशोर के स्थान पर राकेश रंजन को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी वर्तमान में ये किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। एसएससी क्या करता है आपको पता ही है। एसएससी का पूरा नाम है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और भारत में केंद्र स्तर पर ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारी के चयन संबंधी एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एसएससी हेडक्वार्टर गए भी हों। ठीक है, जहां एसएससी है। चलिए अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या है? देखिए आपसे पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसकी थीम पूछी गई है। आप इसे वर्ल्ड हेल्थ डे से मत मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अलग है, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम अलग होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो आयोजित हुआ है 77वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली, उसकी थीम क्या रही है? तो देखिए उसकी थीम रही है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो 77वीं विश्व हेल्थ असेंबली है इसका जो आयोजन है 27 मई से लेकर 1 जून तक ये किया जाना है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ये आयोजित किया जा रहा है और भारत की ओर से जो हिस्सा ले रहे हैं वो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा। ठीक है, ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई है और साथ ही भविष्य में ये तैयारी की जा रही है कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाए। ठीक है, इस विषय पर भी गहन चर्चा वहां हुई है। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में जान लेते हैं। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इसके थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के थ्रू, ये उसके निर्णय लेने वाली संस्था है। और इसका जो आयोजन है देखिए ये हर वर्ष यानी ईयरली किया जाता है और इसका होता कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डैग हैमर्सजोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो अवार्ड है इन्हें पोस्टह्यूमसली दिया जा रहा है यानी मरणोपरांत इन्हें ये दिया जा रहा है। तो ये हैं धनंजय कुमार। ठीक है, तो देखिए ये कब दिया गया? इन्हें 30 मई को ये घोषित किया गया है। तो कौन है ये? भारतीय शांति रक्षक रहे हैं, इन्होंने यूएन में ड्यूटी दी है, नायक धनंजय कुमार। इन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है डैग हैमर्सजोल्ड, इस पदक से ये सम्मानित किया जाएगा। इन्हें ये अवार्ड कौन देंगे? एंटोनियो गुटेरस जो यूएन के महासचिव। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी सेवा प्रदान करते समय जान गंवाने वाले सैनिकों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इस वर्ष भारतीय शांति रक्षक समेत 60 से अधिक सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति रक्षकों को डैग हैमर्सजोल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा। आपको पता है अभी हमने फिलहाल ही में ये पढ़ा है कि जो सैन्य अधिकारी हैं मेजर राधिका सेन, उनको संयुक्त राष्ट्र का सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं डैग हैमर्सजोल्ड अवार्ड है क्या। देखिए इसकी जो स्थापना है ये 1997 में हुई है। प्रदानकर्ता जो है किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, और ये हम जान ही चुके हैं ये क्यों दिया जाता है। ठीक है, जान लेते हैं, जान चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले करते समय जो जान गंवाने वाले सैनिक हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
चर्चित व्यक्ति हैं सत्यदीप गुप्ता, किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये जो है ये माउंटेनियर यानी पर्वतारोही ये हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदीप गुप्ता, एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। देखिए इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया है, माउंट एवरेस्ट से लोहत्से तक 11 घंटे 15 मिनट में यात्रा कर एक इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि क्लाइंब करना कोई आसान काम नहीं है। जितने जितने हाइट पे जाते जाते हैं ब्रीदिंग इश्यूज, सांस लेने में परेशानी बढ़ती चली जाती है। उसके बाद भी इन्होंने इतने कम समय में 11 घंटे और 15 मिनट में इन्होंने ये यात्रा कर कर माउंट एवरेस्ट से माउंट लोहत्से तक यात्रा कर कर बहुत बड़ा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इन्होंने क्या किया है, 8,516 मीटर ऊंचे लोहत्से पर इन्होंने चढ़ाई पूरी की है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भी रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। ठीक है, 21 मई को इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और 22 मई को इन्होंने माउंट लोहत्से पर चढ़ाई कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कैंपी फ्लेग्रेई सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए ये जो ज्वालामुखी है कैंपी फ्लेग्रेई ये कहाँ है, ये इटली में स्थित है। ठीक है, ये इटली का ज्वालामुखी है, इसके बारे में जान लेते हैं। इटली का जो कैंपी ज्वालामुखी है ये दशक का सबसे शक्तिशाली भूकंप यहाँ आया है। ये क्यों चर्चा में रहा है, अभी यहाँ भूकंप आया है दशक का सबसे शक्तिशाली और इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं इटली की। ये जो मैप है ये इटली का मैप आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये इटली है। और देखिए ये आप देखेंगे कि यहाँ इसके जो ये वोल्केनोज दिए गए हैं, विसुवियस है, स्ट्रोम्बोली है, ठीक है, ये इनके ये देखिए कैंपी ये रहा, कैंपी फ्लेग्रेई ये रहा है, ठीक है, ये इनके ज्वालामुखी हैं। इसकी स्थिति कहाँ है, नेपल्स में है, इटली में। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इटली की बात हो रही है। इटली के पीएम कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, सर्जियो मैटेरेला है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, रोम। यहाँ मुद्रा क्या चलती है, यूरो। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी है रोम। ठीक है, मुद्रा यूरो। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 30 मई को हम मनाते हैं गोवा का स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। गोवा के बारे में जान लेते हैं। देखिए 1947 से 1961 तक गोवा किसके कब्जे में रहा, पुर्तगालियों के। आप में से कुछ लोग यदि गोवा गए हो तो आप देखेंगे कि गोवा का जो कल्चर है ना वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, वहां अभी भी बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये 1961 तक ये जो था गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। ठीक है, और 1961 में क्या हुआ था, ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत ने गोवा दमन और दीव को भारत में मिला लिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये बात है 30 मई 1987 की। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। देखिए हम बात कर रहे हैं 1987 की, तो आपसे यदि पूछा जाता है गोवा कब बना, तो सिंपल सी बात है ये बना, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है वो मिला है इसे 1987 में, 30 मई 1987 में। ठीक है, इसलिए 30 मई को गोवा अपना राज्य दिवस मनाता है। मैप में ये रहा गोवा। ठीक है, छोटा सा ये राज्य है। गोवा के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये गोवा है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है ये गोवा। यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी पणजी है। आधिकारिक भाषा यहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो देखिए नासा ने जो ये मैगलन मिशन चलाया है ये चलाया है शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है, ये शुक्र से संबंधित है। अब ये मिशन है क्या, देखिए ये जो मैगलन मिशन है इसके ये क्या करेगा, संग्रहित डेटा का विश्लेषण करने के बाद हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया है कि शुक्र ग्रह पर नया लावा प्रवाह देखने को मिला है। ठीक है, जिससे पता चलता है
कि 1990 या 92 के बीच यहाँ ज्वालामुखी सक्रिय, जो अभी सक्रिय नहीं है, परंतु 90 टू 92 के बीच में ये यहाँ एक ज्वालामुखी एक्टिव रहा होगा, ऐसा इनका मानना है। नासा का ये अंतरिक्ष मिशन है, मैगेलन मिशन, इसे 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? ये राडार इमेजिंग का प्रयोग करके जो शुक्र की सतह है उसका मानचित्र बनाता है और उस पर स्टडी करता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने शारजाह चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है? तो देखिए, ये हैं दिव्या देशमुख। ये काम किसने किया है? दिव्या देशमुख ने शारजाह चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। और बात करें पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्गों में ये जो टूर्नामेंट है ईरान के बर्दिया दानिश्वर ने जीता है। ठीक है, और भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी टॉप 10 में ये रहे। शारजाह चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट को देख लेते हैं। ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला एक शतरंज टूर्नामेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल है? प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो देखिए, आरबीआई के गवर्नर आपको पता है कौन? शक्तिकांत दास है। और क्या क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में प्रवाह पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ये है क्या प्रवाह पोर्टल? ये क्या है? केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को आरबीआई से प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक, ठीक है, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करेगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये एशियाई आर्म रेसलिंग जो चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने पदक जीते हैं 7। ये कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। भारत ने इसमें एक गोल्ड जीता है और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 7 मेडल जीतकर भारत ने इसमें कुल जीते हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के लिए एकमात्र जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? झा ने जीता है। ठीक है, श्रीमत झा की हम बात कर रहे हैं, श्रीमत झा ने ये जीत लिया है। ठीक है, चलिए हम देख रहे थे, हाँ, श्रीमत झा ने ये जीता है, इनके बारे में जान लेते हैं। और वहीं लक्ष्मण सिंह भंडारी ने भी मास्टर वर्ग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। महिला वर्ग में अरुणाचल की हैं हमारी ईबी लोलेन, इन्होंने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको कल की क्लास में। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।